हाय दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो बात की मेनली आइडियल ट्रांसफार्मर के अराउंड कंसंट्रेटेड थी, जिसमें हमने ये देखा आइडियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, एमएमएफ बैलेंसिंग क्या होती है, पावर कंजर्वेशन क्या होता है और इंपिडेंस को कैसे रेफर करते हैं। मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ एजम्पशंस आप लोगों को बताया था। मेन एजम्पशन था कि परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होती है और रिलक्टेंस जीरो होती है। इसके अलावा मैंने बताया था लीकेज फ्लक्स जीरो होता है, कोर लॉसेस जीरो होते हैं, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो होता है। इसके अलावा हमने ये देखा था मैग्नेटाइजेशन कर्व लीनियर होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। तो जो भी आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे एजम्पशन थे, उन एजम्पशंस को एक एक करके हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर एट नो लोड। नो लोड का मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी साइड पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, और अगर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो सेकेंडरी साइड कैसी मानी जाएगी, ओपन सर्किट। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूं एक बार ट्रांसफार्मर, फिर समझते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, यहां पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस साइड पे मैंने एक सोर्स कनेक्ट करके रखा है, एक एसी सोर्स। ठीक है, और ये एसी सोर्स एक करंट हमारा दे रहा है, वो करंट है सपोज आई नॉट। तो आई नॉट क्या है, आई नॉट इज प्राइमरी करंट एट नो लोड। अब देखो, हमें ये चीज समझनी है कि नो लोड पे करंट आ क्यों रहा है। पहली बात तो, जब मैं बात प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की करता हूं, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में परमिएबिलिटी फाइनाइट होगी। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर म्यू इज फाइनाइट। अगर म्यू फाइनाइट है तो जो रिलक्टेंस होगी एल बाय म्यू ए, ये वैल्यू भी एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू होगी। अब हम क्या जानते हैं, एमएमएफ इक्वल टू फाई इंटू रिलक्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर नॉन जीरो फ्लक्स एमएमएफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले हम आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या बोल रहे थे कि जब भी एक अमाउंट ऑफ फ्लक्स एस्टैब्लिश करना है कोर में, तो जीरो रिलक्टेंस के कारण उस फ्लक्स को बनाने के लिए किसी एमएमएफ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब मैंने क्या बोला, जब एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आया तो इसकी परमिएबिलिटी फाइनाइट है। परमिएबिलिटी अगर इसकी फाइनाइट है तो फ्लक्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ एमएमएफ की जरूरत पड़ेगी, और उस एमएमएफ को बनाने के लिए कुछ ना कुछ करंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इससे हम क्या समझते हैं, पहले एफ नॉन जीरो के नीचे लिखना, एफ नॉन जीरो के नीचे लिखो, a small amount of current, a small amount of current will be required, a small amount of current will be required to generate MMF, to generate MMF and establish flux, to generate MMF and establish flux inside the core, inside the core। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स है
इसे बनाने के लिए कुछ एमएमएफ हमें चाहिए। और देखो जब यहां कोई लोड नहीं है ना, तो इसका मतलब है I2 जीरो है, I2 अभी जीरो चल रहा है। तो फ्लक्स बनाने के लिए प्राइमरी में जो करंट आएगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ेगी, जबकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में किसी करंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है बिना कोई लोड लगाए कुछ ना कुछ करंट तो सोर्स से आने वाला है, और उसका एक हिस्सा किसकी वजह से है, टू एस्टैब्लिश फ्लक्स। तो अगला पॉइंट लिखना, द करंट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फ्लक्स, the current required to establish flux or magnetic field inside the core, magnetic field inside the core is called as magnetizing current, is called as magnetizing current। ठीक है, उसको लिखते हैं आई म्यू से। आई म्यू लिखने का रीजन क्या है कि ये आई म्यू आया क्यों है, ये फाइनाइट परमिएबिलिटी की वजह से आया है। तो ये करंट कितना होगा ये हमेशा डिपेंड करेगा परमिएबिलिटी पे, इसीलिए हमने लिखा आई म्यू, म्यू माने परमिएबिलिटी। ठीक है, अब क्या होता है देखो जब करंट एसी लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी एसी बनेगी, और एसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो आयरन का कोर है या फेरोमैग्नेटिक कोर है, जो सीआरजीओ स्टील है, इसके अंदर दो लॉसेस आते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। ये लॉसेस का नेचर क्या है जैसा मैंने बताया था ये आगे चल के देखा जाएगा, बट अभी के लिए एक पॉइंट लिखो, when the source is alternating, the flux inside the core is also alternating, the flux inside the core is also alternating, and due to alternating flux there is power loss, due to alternating flux there is power loss inside the core of transformer, there is power loss inside the core of transformer called as core loss और आयरन लॉस, कोर लॉस और आयरन लॉस। आयरन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोर या तो स्टील से बनेगा या आयरन से बनेगा, स्टील भी आयरन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, तो इसीलिए बोल देते हैं आयरन लॉस। ठीक है, अब क्या होता है, जो कोर लॉस है या आयरन लॉस है, ये मैंने बताया दो कंपोनेंट से बनता है, हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। ये दोनों डिराइव करेंगे आगे चल के, अभी के लिए नाम तक ही रखो। और ये ध्यान रखना, एवरी पावर लॉस या एनर्जी लॉस, एवरी पावर और एनर्जी लॉस contains रियल पावर। ठीक है, किसी भी पावर या एनर्जी लॉस में बात कौन सी पावर की होती है, रियल पावर की। ठीक है, तो ये जो कोर लॉस है ये क्या है, एक रियल पावर। देखो क्या होता है, रियल पावर कौन सी पावर होती है, जो पावर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सके, और जो स्टोर्ड एनर्जी है उससे रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टिव पावर को, या ये कह दो स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिव पावर। तो लॉसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वहां कौन सी पावर की बात होगी, रियल पावर की। तो यहां एनर्जी इलेक्ट्रिकल से किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट में। और अगर ये कोर हीट प्रोड्यूस करेगा या कोर गर्म होने लगेगा
तो वहां कौन सी पावर की बात की जाएगी? रियल पावर की। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो, अब अगर मैं फेजर डायग्राम पे जाता हूं तो हमने क्या बनाया था? देखो, आई म्यू और फाई। मैंने पहले ही बताया था ना, आई म्यू जब ईएमएफ डिराइव किया था, फिर हमने क्या बनाया था? E1 E2। मैं स्टेप अप एज्यूम कर रहा हूं, यानी एज्यूम क्या किया गया है? N2 ग्रेटर देन N1। फिर हमने बनाया था V1 जो कि था -E1। अब एक चीज देखो, ये V1 से जो आई म्यू है ये 90 डिग्री लैग कर रहा है ना, 90 डिग्री लैग कर रहा है, ये बात सही है? ठीक है, अगर कोई भी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है तो उसमें रियल और रिएक्टिव पावर कितनी होगी? मैं पी म्यू लिख रहा हूं, V आई म्यू cos 90 यानी 0, VI cos फाई, V आई म्यू sin 90 यानी V इंटू आई म्यू। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, यानी जो करंट फ्लक्स बनाने के काम में आ रहा है, उसके साथ कौन सी पावर एसोसिएटेड है? रिएक्टिव पावर, ना कि रियल पावर। इसीलिए बहुत बार हम ये भी कह देते हैं कि फ्लक्स बनाने के लिए जो पावर का यूज होता है दैट इज योर रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट लिखना। पहले यहां तक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये एक्सप्रेशन लिख लो P और Q का। तो इसमें लिखना द करंट establishing flux or magnetizing current, the current establishing flux or magnetizing current does not consume any real power, but only reactive power, so we can say that reactive power in a transformer is required to establish flux। मेरी बात क्लियर हुई? तो ट्रांसफॉर्मर को कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर की जरूरत है सोर्स से, जिससे कि वो फ्लक्स बना सके। यानी ये जो आई म्यू करंट है ये तो रियल पावर को कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन मैंने बोला लॉसेस में कौन सी पावर आती है? सिर्फ रियल पावर। अब सिर्फ रियल पावर आने का मतलब है कि एंगल क्या होना चाहिए वोल्टेज और करंट में? एंगल होना चाहिए 0 डिग्री का। मेरी बात को समझो, लॉसेस होते हैं रियल पावर, तो वहां रिएक्टिव पावर क्या होनी चाहिए? 0। तो इसका मतलब एक ऐसा करंट भी होना चाहिए जो वोल्टेज के सेम फेज में हो, विच विल कॉज ओनली रियल पावर कंजम्पशन। तो अगला पॉइंट लिखना, since losses contain only real power, there must be certain current in same phase as voltage, which only contributes real power, but not reactive power। तो देखो अब क्या पता चला कि दो करंट्स की जरूरत है। एक करंट जो फ्लक्स बनाएगा वो लेगा रिएक्टिव पावर, एक करंट जो कोर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा और वो लेगा सिर्फ रियल पावर। तो जो दूसरा करंट मैं दिखा रहा हूं वो है IW वोल्टेज के सेम फेज में लिया जाता है।
यानी अब प्राइमरी वाइंडिंग में आने वाले दो करंट हो गए आई म्यू और आई डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके बाद लिखना टू करेंट्स are supplied by the source, two currents are supplied by the source to primary winding. One is responsible for supplying core loss. One is responsible for supplying core loss, that is IW, and other for establishing flux, that is I mu. अब देखो एक ही वायर में दो करंट आ गए आई म्यू और आई डब्ल्यू, तो इस वायर में नेट करंट क्या आएगा? अगर एमीटर से मेजर करो दोनों का फेजर सम, तो मैं दोनों का फेजर सम कर रहा हूं, तो ये करंट होता है आई नॉट, जो मैंने अभी दिखाया भी है ना। आई नॉट मैंने क्या बोला था? नो लोड करंट। तो नो लोड करंट दो करंट से जुड़ के बना है आई म्यू और आई डब्ल्यू। तो क्या होगा अगर प्राइमरी वाइंडिंग के साथ एक एमीटर लगा दो, वो ना तुम्हें आई डब्ल्यू बताएगा ना आई म्यू, वो हमेशा तुम्हें बताएगा आई नॉट। और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ये होता है फाई नॉट या कॉस फाई नॉट को लिखा जाता है नो लोड पावर फैक्टर। और कहां देख रहे हो ये पावर फैक्टर? प्राइमरी पे। तो अंडर नो लोड कंडीशन वोल्टेज करंट के बीच के एंगल का अगर कॉस लेते हो दैट विल रिप्रेजेंट नो लोड पावर फैक्टर। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले इस फेजर डायग्राम से हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, आई नॉट को क्या लिखा जाएगा? आई नॉट लिखा जाएगा नो लोड करंट। इसको मैं दो करंट्स में तोड़ सकता हूं, आई डब्ल्यू जो कि हो जाएगा आई नॉट कॉस फाई नॉट, आई म्यू जो कि हो जाएगा आई नॉट साइन फाई नॉट। आई डब्ल्यू को लिखोगे कोर लॉस कंपोनेंट है ये करंट का ऑफ आई नॉट। आई म्यू को लिखोगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट, या मैग्नेटाइजिंग करंट भी लिख सकते हो सिंपली। माने नो लोड पे जो करंट आ रहा है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। अब देखो ऐसा मत सोचो ये दो करंट से बना है, बल्कि ऐसा सोचो आई नॉट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो फ्लक्स बनाएगा और एक जो कोर लॉसेस सप्लाई करेगा। कोर लॉस सप्लाई करने का मतलब क्या होता है? कई बार देखो जब पहले मैं पढ़ता था ना, मेरे भी दिमाग में ये बात समझ नहीं आती है लॉस सप्लाई करने का मतलब क्या है। देखो सिस्टम में कहीं भी कोई लॉस हो, सिस्टम में कहीं पे भी कोई लॉस अगर आता है तो वो एनर्जी आ कहां से रही है? जो भी लॉस हो रही है। जैसे ऐसा सोचो, मान लो तुमसे कुछ पैसों का नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं वो पैसे आए कहां से? वो पैसे आए होंगे सोर्स से। जैसे अगर तुम्हारे पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं तो पैसा तुम्हारे पेरेंट्स से आया है। तो लॉस एनर्जी का कहीं भी हो, वो एनर्जी चली कहां से होगी? सोर्स से। तो जब मैं कहता हूं सप्लाई द लॉसेस, इसका मतलब क्या होता है? जो सिस्टम में लॉस आने वाला है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी सोर्स से चलती है। ऐसा सोचना, देखो इलेक्ट्रिकल का एक बेसिक प्रिंसिपल हमेशा याद रखो, जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी एनर्जी सोर्स को डिलीवर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि सोर्स से 1 जूल 100 जूल ऐसी एनर्जी आ गई, अब हम ये सोच रहे हैं इस 100 जूल का करना क्या है। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, और फिर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम है सोर्स का। तो अगर 100 वॉट का लॉस आ रहा है तो अब ये सोर्स की जिम्मेदारी है उस 100 वॉट को सप्लाई करना, और वो सप्लाई जो करंट करता है दैट इज योर आई डब्ल्यू। यानी जैसे ही सोर्स को मालूम चलता है लॉस आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा करंट भेजेगा विच इज इक्वल टू आई डब्ल्यू।
और अगर कोई लॉस नहीं आ रहा होता तो ये IW की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो I नॉट क्या है, नो लोड करंट है जिसके अंदर दो करंट छुपे हैं, IW और I म्यू। अब देखो जनरली होता क्या है, जनरली I म्यू इज मच ग्रेटर देन IW, IW से काफी बड़ा होता है। अब ये वाला ट्राइंगल देखना, OAB, तो इन ट्राइंगल OAB अगर ये ट्राइंगल देखा जाए, मैं तुमसे tan फाई नॉट अगर पूछूं तो tan फाई नॉट क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो यही वाली हाइट होगी ना, और बेस होगा IW, तो इसका मतलब है फाई नॉट इज हाई। जब I म्यू बहुत बड़ा है IW से तो फाई नॉट हाई होता है, ये जनरली 70 से 75 डिग्री तक चला जाता है। इसी वजह से जो कॉस फाई नॉट है ये 0.2 लैग के आसपास चलता है। लैग क्यों, क्योंकि वोल्टेज से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, और क्लॉकवाइज में आया तो ये करंट क्या हो गया, लैगिंग इन नेचर। तो नो लोड पे पावर फैक्टर बहुत ही पुअर होता है। पावर फैक्टर पुअर होने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिव पावर डोमिनेट्स रियल पावर। और ये तो देखो होगा भी ना, क्योंकि हमने क्या बोला है, कौन सा करंट डोमिनेट कर रहा है, I म्यू। I म्यू अगर डोमिनेट कर रहा है, और अभी हमने बोला था I म्यू कौन सी पावर लेता है, रिएक्टिव, IW कौन सी लेता है, रियल। तो इसका मतलब है रिएक्टिव पावर इज मच लार्जर देन रियल पावर। ये बात मेरी क्लियर हुई, ठीक है ना। अब इसका एक पॉइंट और लिखो, द मैग्नेटाइजिंग करंट इज अप्रोक्सीमेटली, the magnetizing current is approximately 4 to 6% of full load current, 4 to 6% of full load current, whereas IW is approximately 1 to 2% of full load current, 1 to 2% ऑफ फुल लोड करंट। अब ये फुल लोड करंट क्या चीज है, तो ये वाला भी एक पॉइंट लिखो, फुल लोड करंट इज द रेटेड करंट ऑफ द मशीन, that is the current when machine operates at rated voltage and rated power, ठीक है। मैंने ये बताया था पर यूनिट सिस्टम के अंदर भी कि दो रेटिंग हर सिस्टम की हमेशा पता होती है, एक पावर एक वोल्टेज। तो जब पावर और वोल्टेज दोनों ही रेटेड हो जाए तब हम क्या कहते हैं उसे, तब हम उसे कह देते हैं रेटेड करंट, ठीक है। और वही होता है फुल लोड करंट। तो रेटेड करंट से I म्यू कितना है, 4 से 6% और IW है 1 से 2%। अब देखो ये तो बात हुई प्रैक्टिकल कंसेप्ट की, कि भाई जब हमने एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसफॉर्मर पे, सेकेंडरी साइड ओपन करके मान लो मैंने एमीटर लगाया, तो मेरे पास करंट क्या आया, I नॉट, और मेरे पास पावर जो आ रही है, रियल पावर आ रही है IW की वजह से, और रिएक्टिव पावर आ रही है I म्यू। लेकिन एक चीज सोचो, जब हम अपनी कॉपी में एनालिसिस करते हैं या फिर हम अपने घर पे एनालिसिस करते हैं, तो एक एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर तो नहीं लेके बैठेंगे। तो मुझे क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्मर को एक सर्किट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर मैंने सर्किट में कन्वर्ट कर लिया तो मैं नेटवर्क एनालिसिस लगा करके कभी भी ट्रांसफॉर्मर को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। और जब कभी किसी भी फिजिकल सिस्टम को, एक फिजिकल डिवाइस को एक सर्किट में लाते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब इस सर्किट की जो वैल्यूज आएंगी दे विल बी सेम एज दैट ऑफ द फिजिकल सिस्टम। तो ये सर्किट एक्चुअल में सिस्टम के अंदर नहीं है, ये सर्किट उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो वैल्यूज देता है वही वैल्यूज देता है जो सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है।
अब ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएं, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे देखो। अभी मैंने ये पढ़ा है कि जब नो लोड की बात आती है तो प्राइमरी से दो करंट आते हैं, एक वोल्टेज के सेम फेज में होता है और एक वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। अब देखो पहले तो मैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर बना लेता हूं। आइडियल ट्रांसफार्मर कैसे दिखाते हैं, सिंपली इस टाइप से। ऐसे ही होता है ना। अब मैं नो लोड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है I2 को मैंने रखा है 0। अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो मैं जानता हूं I1 और I2 का रेशो क्या होता है, टर्न्स रेशो के बराबर उल्टा चलता है बेसिकली। I1 बाय I2 कितना होना चाहिए, N2 बाय N1। तो इसका मतलब अगर I2 0 रखोगे तो प्राइमरी का भी करंट 0 आना चाहिए। लेकिन अभी हमने प्रूफ किया कि इवन अगर सेकेंडरी में कोई करंट ना हो तो प्राइमरी में एक छोटा करंट आता है, दैट इज I0। और वो I0 दो करंट से बना है, एक जो वोल्टेज के सेम फेज में है, एक है 90 डिग्री लैगिंग। तो देखो ये मैंने वोल्टेज लिख दी V1 है और ये मैंने वोल्टेज लिख दी है V2 है। अब V1 से एक करंट चलना चाहिए I0 जो दो करंट्स में डिवाइड होगा, एक वोल्टेज के सेम फेज में, एक 90 डिग्री लैगिंग। वोल्टेज के सेम फेज में कौन दे सकता है करंट, रेजिस्टेंस। और वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग कब होता है करंट, इन केस ऑफ इंडक्टेंस। तो मैं यहां क्या करता हूं, सेम चीज शो करने का तरीका है कि एक तो रेजिस्टेंस लगाओ और एक लगाओ इंडक्टेंस। इसको मैंने बोल दिया आरसी और ये एक्सएम। अब बात है ये दोनों पैरेलल में ही क्यों लगाए, क्योंकि देखो सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है। लेकिन अभी मुझे दो करंट बनाने थे। करंट डिवाइड कब हो सकता है, इन केस ऑफ पैरेलल नेटवर्क। अगर सीरीज लेते तो करंट वुड बी सेम, वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड। तो अब मैं क्या कहूंगा, वोल्टेज के सेम फेज वाला करंट है IW और वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग वाला है I म्यू। तो इस सर्किट में IW क्या कह सकते हो, IW को कह सकते हो V1 बाय RC, I म्यू को कह सकते हो V1 बाय XM, और ये दोनों का सम हो गया I0। ठीक है। अब बचा हुआ ट्रांसफॉर्मर है मेरा आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ये जो है ना, जो टर्न्स रेशो दिखा रहा हूं, ये वाला ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। यानी आइडियल ट्रांसफॉर्मर में मैंने क्या जोड़ दिया है, एक R और एक X जोड़ दिया है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है ना तो बस ये दो वाइंडिंग दिखाते हैं। तो अब मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं नॉन आइडियलिटीज इंट्रोड्यूस करता जाऊं वैसे वैसे मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के सर्किट को मॉडिफाई करता जाऊंगा। अब यहां तुम दिखा सकते हो ये इंड्यूस्ड EMF है E2 और इधर ये इंड्यूस्ड EMF है E1। ठीक है। E1 और E2 में क्या रिलेशन है, E1 और E2 में रिलेशन है टर्न्स रेशो का। सिंपली आइडियल ट्रांसफॉर्मर में टर्न्स रेशो का रिलेशन चलता है ना वोल्टेज में। और मान लो ये करंट को ऐसा बोल देता हूं I1 डैश, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के करंट्स में क्या रिलेशन चलता है, टर्न्स रेशो से उल्टा। ठीक है। तो ये R और X के अलावा जो बचा हुआ सर्किट है दैट इज योर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और इसमें जो RC और XM लगाए हैं, RC रिप्रेजेंट्स कोर लॉस, XM रिप्रेजेंट्स मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन माने सर्किट में फ्लक्स का इस्टेब्लिश होना या फ्लक्स का डेवलप होना। मेरी ये बात क्लियर हुई। तो ये ध्यान रखना, किसी भी ट्रांसफॉर्मर के सर्किट में जो दो वाइंडिंग होती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, बाकी सारे कंपोनेंट एक्सटर्नली जोड़े जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर तो यही है, बट इसको मैं सर्किट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ठीक है। तो अब इस पे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, बाय कीपिंग applied voltage constant, by keeping applied voltage constant, if frequency of operation is reduced,
if frequency of operation is reduced, what happens to no load current, what happens to no load current and its power factor, what happens to no load current and its power factor। तो एक बार वीडियो पॉज करो और ये डिराइव करने की कोशिश करो कि करंट इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट, पावर फैक्टर इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट। ठीक है, अब जो लोग ट्राई कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन का अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये पढ़ा था ईएमएफ होता है 4.44 FN5, ठीक है, इसी को वोल्टेज कह देते हैं। तो ये कह सकते हैं ना, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी। अब हमने ये बोला है कि वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की गई तो फ्लक्स इंक्रीजेस। अब देखो हम आगे चल के देखेंगे जो कोर लॉस होते हैं ना, ये फ्लक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोर लॉस भी इंक्रीज होगा। कोर लॉस को हमने कैसे लिखा है, इसको हमने लिखा है V1 इंटू IW। अब वोल्टेज तो कांस्टेंट रखी है, इसका मतलब IW बढ़ेगा। अब MMF होता है फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस तो चेंज होगी नहीं, L बाय म्यू है, बट फ्लक्स बढ़ने से MMF बढ़ेगा। MMF अगर बढ़ेगा तो I म्यू बढ़ेगा, क्योंकि N इंटू I म्यू से लिख देते ना, तो MMF बढ़ने से I म्यू बढ़ता है। अब I म्यू और IW दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो बताओ यहां से I नॉट क्या लिख सकते हो इस फेजर डायग्राम से? I नॉट लिख सकते हो रूट ओवर IW का स्क्वायर प्लस I म्यू का स्क्वायर। जब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो I नॉट भी बढ़ेगा। बट हम ये जानते हैं कि I म्यू हमेशा IW को डोमिनेट करता है। I म्यू अगर IW को डोमिनेट करता है, माने चेंज इन I म्यू ज्यादा ही होगा चेंज इन IW से। अगर I म्यू बढ़ गया तो रिएक्टिव पावर ज्यादा बढ़ेगी रियल पावर के मुकाबले। रिएक्टिव पावर अगर ज्यादा बढ़ती है तो पावर फैक्टर कम होगा। तो तुम ये कह सकते हो नो लोड करंट बढ़ता है बट पावर फैक्टर कम होता है। इसमें एक ही रिलेशन है जो तुम पहले से नहीं जानते, ये है कोर लॉस वाला। ठीक है, लेकिन ये चीज जब कोर लॉस पढ़ेंगे तब कवर कर लेंगे। बाकी का एनालिसिस क्लियर होना चाहिए। आई म्यू इंक्रीज होने का मतलब रिएक्टिव पावर का बढ़ना, IW इंक्रीज होने का मतलब रियल पावर का बढ़ना। ठीक है, तो हम बोलेंगे नो लोड करंट इंक्रीजेस बट पावर फैक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स, फाइंड एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स of no load current and the no load current of a 440 by 220 volt 440 by 220 volt transformer, 440 by 220 volt transformer, if power input in HV winding, if power input in HV winding is 80 watt, if power input in HV winding is 80 watt, the low voltage winding is kept open, the low voltage winding is kept open and no load power factor is 0.3 lag, 0.3 lag।
तो एक बार वीडियो पॉज करके डिराइव करो कि आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर कैलकुलेट करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं यहां पे, तो इसने हमें क्या क्या डेटा दिया है। पहले देखो डेटा समझा करो। मशीन के क्वेश्चन में 440/220 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, पावर इनपुट दिया है 80 वॉट, पावर फैक्टर दिया है 0.3 लैग, और बोला है एलवी साइड इज केप्ट ओपन, ठीक है। एलवी साइड का मतलब 220 वोल्ट वाली साइड, और 440 वाली पे हमने सप्लाई लगाई होगी। अब इसने पूछा एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट माने आईडब्ल्यू, रिएक्टिव कंपोनेंट माने आई म्यू, और नो लोड करंट भी पूछा है, दैट इज आई नॉट। तो अब मैं क्या कहता हूं, रियल पावर होती है वी आई नॉट कॉस फाई नॉट, वी आई कॉस फाई। वोल्टेज कितनी लोगे, एचवी साइड पे है 440, आई नॉट मुझे पता नहीं है, कॉस फाई नॉट है 0.3। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखो आई नॉट निकालोगे तो आएगा 0.606 एम्पियर। लेकिन रियल पावर, या अब यहां से देखो आई डब्ल्यू अगर निकालना है, आई डब्ल्यू ऐसे आ जाएगा, आई नॉट कॉस फाई नॉट, आई मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 0.606 इंटू 0.3, ठीक है। तो 0.1818, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई म्यू, कितना हो जाएगा, आई म्यू हो जाएगा √ओवर आई नॉट स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू स्क्वायर, क्योंकि आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर से आई नॉट बनता है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.577 एम्पियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आई म्यू और आई नॉट पे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। रियल पावर से मैंने आई नॉट निकाला, फिर आई नॉट और एंगल से निकाला आई डब्ल्यू। निकालने को आई म्यू आई नॉट साइन फाई नॉट से भी आ सकता था, बट उसके लिए कॉस फाई नॉट से पहले साइन फाई नॉट निकालना पड़ता, बात बराबर पड़ती। बट एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टोटल करंट में से अगर कोर लॉस का करंट हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इस सेक्शन में क्या क्या चीजें समझे हम लोग। इस सेक्शन के अंदर अगर कोई चीज याद रखनी तो वो फेजर डायग्राम याद रखो कि उसमें आई म्यू आता है, आई डब्ल्यू आता है, फाई नॉट आता है। ये बेसिक चीज याद रखोगे तो इजी रहेगा। अब नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग, सेमी आइडियल ट्रांसफॉर्मर, सेमी आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, सेमी आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। अब इसका क्या मतलब है, सेमी आइडियल का मतलब ना तो ये कंप्लीटली आइडियल है, ना ही ये कंप्लीटली नॉन आइडियल है। हम ये मान रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर में हमने आई नॉट ले रखा है और अब हमने लोड लगा दिया, ठीक है। अब बात है जबकि हम लोग लोड लगा चुके हैं। मेरी ये बात क्लियर है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर लोड लग चुका है, बट अभी हमने सिर्फ नॉन आइडियलिटी कौन सी कंसीडर की है, आई म्यू और आई डब्ल्यू। तो इसमें लिखना, इट मीन्स that a finite permeability transformer, it means that a finite permeability transformer is supplying a load on the secondary side, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मर ऐसा है जिसके अंदर आई म्यू और आई डब्ल्यू एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें मैंने लोड जोड़ दिया, यानी मैंने क्या जोड़ दिया, लोड जोड़ने से अब करंट जीरो नहीं रहेगा,
पहले ओपन सर्किट था तो करंट क्या था, 0। अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट है वो ये फ्लक्स फाई स्टैब्लिश करता है। ये फ्लक्स कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी इसका फ्लक्स कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली भी अगर सोचोगे तो लेंज लॉ के हिसाब से इसका फ्लक्स अपोज करना चाहिए, दैट इज योर फाई सेकेंडरी। यानी सेकेंडरी में लोड जोड़ते ही सेकेंडरी में करंट आना शुरू हुआ और सेकेंडरी ने जो फ्लक्स बनाया वो प्राइमरी के फ्लक्स को अपोज किया। तो अगर मैं कहूं कोर के अंदर कितना फ्लक्स हुआ, कोर के अंदर फ्लक्स हुआ फाई प्राइमरी माइनस फाई सेकेंडरी, ठीक है। ये मेरी बात क्लियर हुई। दोनों फ्लक्सेस अपोज कर रहे हैं और फ्लक्स तो एक स्केलर होता है, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है करंट की तरह। जैसे करंट सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसी फ्लक्सेस सेम डायरेक्शन में ऐड और अपोजिट में सब्ट्रैक्ट। ये मेरी बात क्लियर हुई। लेकिन एक इक्वेशन मैं ये जानता हूं कि वोल्टेज होती है 4.44 FN फाई, यानी कि फाई क्या होता है V बाय 4.44 F इंटू N। मेरी ये बात क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, इफ V बाय F इज कांस्टेंट, फ्लक्स मस्ट बी कांस्टेंट। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही सेकेंडरी का करंट आएगा वो प्राइमरी के फ्लक्स को अपोज करके फ्लक्स को रिड्यूस कर देगा। लेकिन वोल्टेज वाले रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि फ्लक्स मस्ट बी कांस्टेंट। अब ये दोनों चीजें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गई, सोचो तो। एक तरफ हम कह रहे हैं कि सेकेंडरी में करंट आने से फ्लक्स कम हो जाएगा, फिर वोल्टेज वाली इक्वेशन हमें बता रही है कि फ्लक्स रहना चाहिए कांस्टेंट। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखो हम ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस का मतलब जब तक V और F का रेशियो कांस्टेंट रहे फ्लक्स कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन फिर यह दिक्कत है कि जब सेकेंडरी उसे अपोज करेगी तब क्या होगा। मैं कहता हूं मान लो प्राइमरी का फ्लक्स था 5, सेकेंडरी ने अपोज किया 2, तो अब कितना रह गया टोटल फ्लक्स, 3। पहले प्राइमरी का 5 था, 5 माइनस 2 रह गया 3, जबकि इक्वेशन कह रही है 5 ही रहना चाहिए। 5 कब रहेगा, जब प्राइमरी का हो जाए 7, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब अगर सेकेंडरी फ्लक्स को कम करने की कोशिश करती है तो फिर यह प्राइमरी की जिम्मेदारी है कि वो सेकेंडरी के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ज्यादा फ्लक्स बनाए, ठीक है। जैसा वैसा सोचो, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, करियर वाइज स्ट्रगल करते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हो कि जितना ज्यादा तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल आए, जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज तुम्हें फेस होंगी, उतना ही ज्यादा तुम्हें एफर्ट डालना है उन्हें काउंटर करने के लिए। अगर तुमने एफर्ट नहीं डाला, तुमने अपना एफर्ट कांस्टेंट रखा जबकि डिफिकल्टीज बढ़ रही हो, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस गिरता जाएगा। तो जितना ज्यादा डिफिकल्टी उतना ज्यादा एफर्ट। सेम चीज हम बोल रहे हैं, जितना सेकेंडरी अपोज करे उसे कैंसिल करने के लिए प्राइमरी अपने फ्लक्स को उतना ही बढ़ा ले, उतना ही इंक्रीज कर ले, और इसको बोलते हैं कंपेंसेशन इफेक्ट। तो ये वाला एक पॉइंट लिखना, when load is connected across secondary, when load is connected across secondary, current flows in the secondary winding, current flows in the secondary winding which opposes primary flux, which opposes primary flux and tries to reduce the overall flux, and tries to reduce the overall flux, but from EMF equation, flux is constant, but from EMF equation flux is constant as long as
V upon F as long as V upon F is constant, as long as V upon F is constant, so flux should not depend on the load. So flux should not depend on the load. Hence core flux should be same. Core flux should be same at load as well as at no load. At load as well as at no load. अब ये मत सोचना ट्रांसफार्मर का फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तुम क्या समझोगे? लोड लगाने से फ्लक्स नहीं बदलना चाहिए. फ्लक्स नहीं बदलने का मतलब ये कभी मत समझना कि फ्लक्स इज कांस्टेंट. इसका मतलब है जब फ्लक्स है φm sin ओमेगा t, इसका φm कांस्टेंट है. ऐसा नहीं कि फ्लक्स एक फ्लैट वेव बन गई है. बहुत लोग ये मिसकंसेप्शन ले लेते हैं कि कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब फ्लक्स फ्लैट है. इसका मतलब है फ्लक्स साइनोसॉइडल है लेकिन उसकी पीक कांस्टेंट है. अब देखो, मैंने बोला कि फ्लक्स लोड पे डिपेंड नहीं करता. फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड. मेरी बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब फ्लक्स एट नो लोड इज सेम एज फ्लक्स एट लोड. ठीक है. अब इसका क्या मतलब हुआ? फाई नॉट इक्वल टू फाई लोड. फाई लोड कितना है? फाई प्राइमरी माइनस फाई सेकेंडरी. देखो नो लोड पे क्या होगा? सेकेंडरी में तो करंट था नहीं, तो नो लोड पे फ्लक्स सिर्फ किसका था? प्राइमरी का. उसको मैंने लिखा फाई नॉट. तो अब फाई प्राइमरी क्या हो जाएगा? फाई नॉट प्लस फाई सेकेंडरी. अब दोनों तरफ रिलक्टेंस मल्टीप्लाई कर लो. कोर की रिलक्टेंस तो सेम ही है ना. फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस होता है एमएमएफ. इसको मान लो N1 इंटू आईपी. नो लोड फ्लक्स पे नो लोड एमएमएफ होगा N1 I नॉट. सेकेंडरी का एमएमएफ होगा N2 I सेकेंडरी, या इसको ऐसा कर लो I1 I2. ठीक है. अब ये नई इक्वेशन आ गई एमएमएफ बैलेंसिंग की. आइडियल ट्रांसफार्मर में सिर्फ थी N1 I1 इक्वल टू N2 I2, लेकिन अब एक टर्म आ गई N1 I नॉट, क्योंकि यहां पे एक एडिशनल करंट है I नॉट. अगर N1 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया जाए तो I1 हुआ I नॉट प्लस N2 बाय N1 इंटू I2. इसको लिख देते हैं I नॉट प्लस I1 डैश. अब ये चीज सर्किट में शो करूंगा ना तो तुरंत क्लिक कर जाएगी कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहां पे. ठीक है. तो प्राइमरी में अब दो करंट्स आएंगे, एक तो नो लोड करंट और एक I1 डैश. तो हम ये कह देते हैं, यहां लिखने के बाद ना एक पॉइंट लिखो, I1 डैश is additional current flowing in the primary. I1 dash is additional current flowing in the primary to counter the effect of secondary flux, to counter the effect of secondary flux or secondary MMF, secondary flux or secondary MMF, and it is called as compensation effect. It is called as compensation effect. मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? अब दूसरी चीज समझो. एक तरीका तो ये हुआ कि कांस्टेंट फ्लक्स की अगर बात करें या ट्रांसफार्मर को अगर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस बोलें. अगेन समझा रहा हूं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस का मतलब फ्लक्स बदल नहीं सकता. फ्लक्स बदल सकता है अगर वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी चेंज करो, बट फ्लक्स लोड के साथ नहीं बदलेगा. लोड तुम छोटा लगाओ, बड़ा लगाओ, मत लगाओ, उस पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता. इस स्टेटमेंट का मतलब यह है.
ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। मेरी बात क्लियर है? अब दूसरा तरीका समझो। पहले हमने बोला, अभी मैंने ये चीज समझाया था, इलेक्ट्रिकल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सोर्स को उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। अभी जब हमने पिछला केस डील किया तो मैंने बोला सोर्स को रिएक्टिव पावर देनी पड़ी फ्लक्स बनाने के लिए, रियल पावर देनी पड़ी लॉसेस सप्लाई करने के लिए। लेकिन अब एक चीज सोचो, जब लोड लग गया तो लोड भी तो कुछ पावर मांगेगा भाई, वरना लोड लगाने का फायदा क्या? लोड का मतलब क्या है? जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए हमारे घर की ट्यूबलाइट, फैन, एसी, ये सब लोड है। अगर ये सब लोड है, ये भी कुछ पावर कंज्यूम करेगा, और ये पावर भी कहां से आनी चाहिए? सोर्स से। तो अब देखो सोर्स से कौन कौन सी पावर आनी चाहिए? कोर लॉस, फ्लक्स बनाने के लिए रिएक्टिव पावर, और लोड ने जो भी पावर मांगी है, रियल हो या फिर रिएक्टिव। तो इसके हम लोग क्या समझते हैं कि अब सोर्स से एडिशनल पावर आएगी लोड वाली, और उस एडिशनल पावर का मतलब एडिशनल करंट, दैट इज I1 डैश। देखो चाहो तो यहां कॉन्जुगेट ले लो, इस चीज को मैथमेटिकली देखने के लिए ना कॉन्जुगेट ले लो, दोनों तरफ V1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया S1 S0 प्लस S1 डैश। अब ये जो S1 डैश है, S1 डैश कितना है? V1 को क्या लिख सकते हो? V1 को लिख सकते हैं N1 बाय N2 इंटू V2, ठीक है। I1 डैश अभी मैंने लिखा था ना N2 बाय N1 इंटू I2, N1 बाय N2 और N2 बाय N1 कैंसिल हो गए, V2 I2 कॉन्जुगेट, माने जो पावर लोड ले रहा है, ये पावर है तुम्हारी V2, सॉरी वोल्टेज है V2, ये वोल्टेज है V1, ये है I1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी में अब दो पावर आ रही है, एक तो जो नो लोड पे आ रही थी और एक जो लोड पे आ रही है, ठीक है। तो अब ये हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के मुकाबले एमएमएफ बैलेंसिंग और एनर्जी कंजर्वेशन में चेंजेस आ गए। एमएमएफ में एक एक्स्ट्रा एमएमएफ आ गया N1 I0 नो लोड वाला, और पावर में भी एक एक्स्ट्रा पावर आ गई नो लोड वाली। तो अगला पॉइंट लिखना, द एडिशनल करंट कैरीड बाय प्राइमरी, द एडिशनल करंट कैरीड बाय प्राइमरी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड, can also be understood in terms of, can also be understood in terms of extra power delivered by source, in terms of extra power delivered by the source to supply the load, to supply the load. Next point, under no load, under no load, source only supplies, source only supplies core loss, source only supplies core loss and reactive power to establish flux, core loss and reactive power to establish flux, but when load is connected, but when load is connected, source must supply power demanded by the load, source must supply power demanded by the load, ठीक है। तो लोड ने मांगी है S लोड, और ये S0 में क्या है? रियल पावर कोर लॉस वाली और रिएक्टिव पावर I म्यू वाली। तो S0 के अंदर दो चीजें हैं, कोर लॉस और I म्यू की पावर। मेरी बात क्लियर है यहां तक? आगे कंटिन्यू करें। अब देखो इसी का फेजर बनाते हैं। फेजर शुरू कैसे होता है? फ्लक्स होता है, फ्लक्स के सेम फेज में I म्यू होता है।
अब बताते चलना क्योंकि ये फेजर कई बार देख चुके हूं। फिर फ्लक्स से लैगिंग क्या होगा, क्या बनाओगे जल्दी बोलो, E1 और E2। अब हमने फिर क्या मान रखा है, N2 ग्रेटर देन N1। अगला स्टेप, E1 से अपोजिट ठीक है, तुम लोग जो बना रहे हो ना, तुम लोग स्केल से बनाना, E1 से अपोजिट V1। फिर क्या था नो लोड वाले केस में भाई, V1 के सेम फेस में IW और ये मिलके क्या बनाते हैं, I0। अब हमने सेकेंडरी पे लोड लगा दिया, तो लोड की वजह से I2 करंट आ गया ना, I2 करंट अगर आ गया तो लैगिंग मान लो ये I2 है जो E2 से लैग कर रहा है। जैसे मैंने आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ही बोला था ना, तो मैंने क्या माना है, लैगिंग पावर फैक्टर लोड, क्योंकि ज्यादातर जो लोड होते हैं ना वो लैगिंग पावर फैक्टर वाले ही होते हैं। अब देखो I1 मुझे चाहिए, I1 किससे बना है, I0 और I1 डैश। I1 डैश कितना है, N2 बाय N1 इंटू I2। तो जैसे आइडियल ट्रांसफॉर्मर में बनाया था ना, इससे उल्टा बनाओ। उल्टा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि I1 डैश I2 के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है या उसके MMF को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो I1 डैश बन गया। अब I1 डैश और I0 को जोड़ देने से हम क्या बना देंगे, यहां पे हम यहां बना देंगे ऐसे I1। अब ये है हमारा प्राइमरी का टोटल करंट। मेरी बात क्लियर हुई? तो अगला पॉइंट ये लिखना, I1 डैश एंड I2, I1 dash and I2 are drawn in opposite phase. I1 dash and I2 are drawn in opposite phase because I1 dash is additional current. I1 dash is additional current carried by primary. Additional current carried by primary in order to compensate the effect of secondary flux. In order to compensate the effect of secondary flux. Next point, I1 dash and I2 are practically in the same phase. Are practically in the same phase. अब देखो क्या होता है, अभी तक हम सर्किट कितना समझ चुके थे, हम ये बात समझ चुके थे कि वोल्टेज के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आता है और एक रिएक्टेंस आता है, ठीक है। यहां का वोल्टेज रहता है V1, यहां का वोल्टेज रहता है V2, या चलो थोड़ा और अच्छे से बना लें अगर, तो लोड के अक्रॉस रहता है V2 और इस पे होता है वाइंडिंग पे E2, इधर की वाइंडिंग पे E1, ये करंट हुआ I2, ये करंट हुआ I1 डैश। मैंने क्या बोला था भाई कि ये जब भी दो वाइंडिंग ड्रॉ करोगे तो इतना वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट आइडियल ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है ये कह सकते हो कि E2 जो आएगा वो सिंपली N2 बाय N1 इंटू E1 आएगा, ठीक है। और I1 डैश जो आएगा, जो अभी हमने कंसेप्चुअली भी डिराइव किया MMF से, वो सिंपली N2 बाय N1 इंटू I2 आएगा। तो यही चीज मैंने अभी तुम्हें लिखवाई है, देखो I1 डैश और I2 में जो रिलेशन है वो टर्न्स रेशो का है, इसीलिए I1 डैश और I2 किसमें होने चाहिए, सेम फेज में। बट ड्रॉ अपोजिट क्यों किया है मैंने, टू शो कैंसिलेशन ऑफ फ्लक्स और MMF, ठीक है।
अब यहां जाने वाला शंट ब्रांच में जाने वाला करंट होता है आई नॉट, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं आई डब्ल्यू और आई म्यू। केसीएल लगाओगे तो यहां से करंट आएगा आई वन डैश प्लस आई नॉट। ठीक है, तो यही चीज अभी हमने कंसेप्चुअली निकाली थी एमएमएफ के टर्म में कांस्टेंट फ्लक्स के बारे में बात करके। तो मैंने बताया आई वन डैश आने के दो रीजन मैंने बताए। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन से बताया, जब लोड पावर मांगेगा तो उतनी पावर सोर्स को देनी पड़ेगी। दूसरा रीजन मैंने तुम्हें दिया कांस्टेंट फ्लक्स करके कि जब तक V और F कांस्टेंट है फ्लक्स नहीं बदल सकता। और यही चीज तुम सर्किट में भी देख सकते हो। अगर ये रियलाइज करते वाला हिस्सा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो जब I2 फ्लो करेगा उसके करस्पॉन्डिंग एक करंट प्राइमरी में भी फ्लो करेगा। अच्छा, एक प्रिंसिपल और लिखना ट्रांसफॉर्मर के अंदर, एक बहुत जरूरी बात। इन अ ट्रांसफॉर्मर secondary voltage is produced due to primary voltage, but primary current is produced due to secondary current. यानी सेकेंडरी पे वोल्टेज आती है प्राइमरी की वजह से, बट प्राइमरी पे करंट आता है सेकेंडरी की वजह से। और ये जनरल इलेक्ट्रिकल का प्रिंसिपल भी है कि वोल्टेज बनाने के लिए जिम्मेदार होता है सोर्स और करंट के लिए लोड। जितना करंट हम डिमांड करेंगे सोर्स से उतना ही करंट आएगा, लेकिन सोर्स जितनी वोल्टेज भेजेगा उतनी ही वोल्टेज हमें मिलेगी। या नेटवर्क के बेसिक प्रिंसिपल से सोचो, कोई भी वोल्टेज सोर्स है तो उसका वोल्टेज फिक्स होता है, करंट नहीं। करंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लोड। तो मैंने क्या बोला, अगर एक ट्रांसफॉर्मर आइडियल देखोगे तो I2 की वजह से क्या बना I1 डैश, इसमें गया I नॉट, तो प्राइमरी से दोनों का सम आया। तो इसमें जो मैंने टर्म यूज किया ना कंपेंसेशन इफेक्ट, ये टर्म याद रखना। कंपेंसेशन इफेक्ट क्या होता है कि जब सेकेंडरी फ्लक्स को कम करने की कोशिश करती है तो उतना ही एडिशनल फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग डेवलप करती है, ताकि सेकेंडरी के इफेक्ट को कैंसिल करके फ्लक्स को कांस्टेंट रख पाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। अब ये देखो समझने वाली बातें क्या क्या सीखी आज हमने पढ़ा IW और IMU का कॉन्सेप्ट कि IW कौन सा करंट है, कोर लॉस वाला। IMU है जो फ्लक्स बनाता है। IMU रिक्वायर करता है रिएक्टिव पावर, IW को चाहिए रियल पावर। IW और IMU मिलके बनाते हैं I नॉट। तो अगर तुम फेजर इतना बना सकते हो तुम हर बार बात कर सकते हो। देखो मैंने ये भी दिखाया था ना पिछले फेजर में कि V1 और I नॉट के बीच का एंगल फाई नॉट, और अब मैं एक दिखा देता हूं V1 I1 के बीच का एंगल फाई 1। तो हम ये जानते, दिख रहा है ना फेजर में फाई 1 लेस देन फाई नॉट, तो लिख लेना ये चीज। तो लोड लगाने पे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, जितना छोटा एंगल कॉस उतना ही बड़ा आएगा। अब ये तो बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो फिर हमने क्या पढ़ा कि जब ट्रांसफॉर्मर पे लोड लगा दें तो प्राइमरी में एक एडिशनल करंट आता है विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेकेंडरी करंट। तो टोटल प्राइमरी करंट होता है सेकेंडरी का रिफ्लेक्शन प्लस नो लोड करंट, दैट इज योर टोटल प्राइमरी करंट। तो आज हमने इतना ही कवर किया है। कंपेंसेशन इफेक्ट टर्म याद रखनी है, IW IMU याद रखना है, या बेसिक अगर फेजर भी समझ जाओ तो फेजर से तुम सारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चल के हम लोग अगले लेक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्मर की और कुछ आइडियलिटीज को रिमूव करेंगे, जैसे वाइंडिंग रेजिस्टेंस, लीकेज, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। एक बार इसी को ध्यान से समझो, जितने सर्किट तक अभी हम पहुंचे इस सर्किट को समझने की कोशिश करो, फिर अगले लेक्चर पे मूव करना। थैंक यू।